हेलो एंड वेलकम बैक टू विन साइंस। आज पार्ट टू साउंड का लेक्चर चल रहा है। क्लास 9th CBSE का पार्ट 2 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है स्वानंद एंड यू आर वाचिंग विन साइंस। अगर आप नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड अगर आप पुराने हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। तो आज के इस पार्ट में हम 1 मिनट में पहले क्या पढ़ा था वो जान लेते हैं। तो पहले पार्ट में हमने कई सारी चीज़ें जानी थी, जैसे साउंड प्रोपोगेशन क्या होता है, साउंड किस तरीके से ट्रैवल करता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और साउंड एक्चुअल में रियल लाइफ में साउंड किस तरीके से होता है। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, साउंड एक वेव है, ये सब हमने पढ़ा था। अब इस टॉपिक में हम जानेंगे कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो इसका क्या मतलब होता है। तो इससे हम ये जानते हैं कि साउंड जो है, साउंड अपने आप में जो है, उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। बीच में मीडियम की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मीडियम होता है एयर, लेकिन साउंड गैसेस में, सॉलिड्स में और वाटर में, तीनों में ट्रैवल कर लेता है। Sound is a mechanical wave and needs material medium like air, water, steel, etc. for its propagation. It cannot travel through vacuum, which can be demonstrated by the following experiment. तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिसकी मदद से हमें पता चले कि साउंड सिर्फ मतलब उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। टेक अ इलेक्ट्रिक बेल एंड an airtight glass bell jar. The electric bell is suspended inside the airtight bell jar. The the bell jar is connected to the vacuum pump as shown in figure 12.6. तो कुछ इस तरीके से हमने एक जार ले लिया, उसके अंदर ऐसे फिट कर दिया और उसमें से सारी की सारी एयर वैक्यूम पंप से खींच ली। तो इफ़ यू प्रेस द स्विच यू विल एबल टू हियर द बेल। तो अगर आपने सिर्फ नॉर्मल सिर्फ ऐसे जार रखा और उसके बाद अगर आपने सीधा सीधा बेल को स्टार्ट कर दिया, तो कुछ इलेक्ट्रिक कनेक्शन के द्वारा इस बेल को स्टार्ट कर दिया, तो आपको आप बेल के रिंगिंग को हियर कर सकोगे। लेकिन जब आपने वैक्यूम स्टार्ट किया और वैक्यूम पंप से सारी की सारी हवा अंदर से निकाल ली, और जब इसमें एक तरीके का वैक्यूम प्रोड्यूस किया, तो तब साउंड बिकम्स फेंटर ऑल्दो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल। तो साउंड थोड़ा सा फेंट हो जाता है, साउंड थोड़ा सा कम आना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर सम टाइम वेयर लेस एयर इज लेफ्ट इन साइड यू विल हियर वेरी फीजिबल साउंड। फीबल मतलब बहुत कम साउंड आपको सुनने को मिल जाएगा जब पूरा का पूरा हवा जो है उस कंटेनर में वो सारी हवा चली जाएगी तब। तो अगर आपने सारी की सारी हवा निकाल दी तो फिर भी क्या आप सुन पाओगे? तो इसका जवाब है नहीं, सुन नहीं पाएंगे हम। तो कुछ इस तरीके से था ये बेल जार एक्सपेरिमेंट, जो एक्सप्लेन करता है कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, आपने लॉन्जिट्यूडनल वेव का मैं बताना चाहूँगा 1 मिनट में। लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब कुछ वेव जो होता है ना, तो कुछ इस तरीके का साउंड वेव होता है। आप लोगों को नॉर्मली साउंड वेव ऐसा दिख जाएगा। और हम ये भी एक एक्टिविटी की मदद से देख लेंगे। अब मैं ये आपको डीपली स्टार्टिंग में क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बिकॉज ये आप लोग एक एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको सीधा सीधा पढ़ के बता दूँ या फिर बता के एक्सप्लेन करूँ। तो हम ये एक्टिविटी 1 मिनट में देख लेते हैं। टेक अ स्लिंकी। अब स्लिंकी अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, वो 50-50 रुपये में मिल जाता है। कुछ ऐसा स्प्रिंग होता है बड़ा सा, और वो स्प्रिंग अगर आप स्टेयरकेस से नीचे फेंक दो तो वो ऐसे 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 करके चला जाता है। तो वो वाला स्लिंकी ले लो। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड द वन एंड। तो और वो बहुत बड़ा स्प्रिंग होता है, तो आपके दोस्त को कहो कि एक साइड स्लिंकी की आप पकड़ लो, एक साइड आप। नाउ स्ट्रेच द स्लिंकी एज शोन इन द फिगर 12.7। 12.7 की तरफ ऐसे इस तरीके से आप उसको खिंचा लो, स्ट्रेच कर लो। व्हेन देन गिव अ शार्प पुश टुवर्ड्स द फ्रेंड। तो कुछ इस तरीके से आपको पुश देना है, कुछ इस तरीके से, या फिर अगर ऐसे पकड़ा है तो ऐसे आपको कुछ इस तरीके से पुश करना है। व्हाट डू यू नोटिस? तो आप लोग क्या नोटिस करोगे? यू विल
If you move your hand pushing and pulling the slinky alternatively, what you will observe. If you mark a dot on slinky, you will observe that the dot on the slinky moves back and forth parallel to the direction of disturbance. तो देखो, आपने क्या किया, वो स्लिंकी ले लिया और ऐसे किया, फिर एक बार और ऐसे किया, ऐसे किया, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके के पैटर्न्स दिख जाएंगे जहाँ पे एक तरफ स्लिंकी बहुत, एक मिनट में चेंज कर लूँ कलर, एक तरफ स्लिंकी बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे है, फिर कुछ साइड ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न दिख जाएगा। और ये पैटर्न जो है इट इज़, और अगर आपको फिर से आगे जानना है तो आप लोगों को यहाँ पे एक डॉट लगाना पड़ेगा, और वो डॉट ऐसे 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 मूव करता है। तो डॉट जो है वो डिस्टर्बेंस, जब उसके अंदर से डिस्टर्बेंस पास होगा तो मूवमेंट इज़ पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो जिस तरफ डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट कर रहा है, मतलब जिस तरफ डिस्टर्बेंस जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। तो ये एक लॉन्जिट्यूडनल वेव जो चीज़ें शो करती है उनका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा कि जो भी डिस्टर्बेंस होगा तो दैट विल बी द पैरेलल, हाँ, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल जो भी होगा तो दैट विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। ये एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। द रीजन्स वेयर द कॉइल बिकम्स क्लोजर इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशंस। जो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, क्लोज आती है तो वहाँ पे कॉम्प्रेशंस हो जाएंगे। एंड रीजन्स वेयर कॉइल इज फर्दर अपार्टेड इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्रेशन रिफ्रैक्शन से ही साउंड प्रोपोगेट होती है। और इसी तरीके से ये देखो स्लिंकी भी कुछ इस तरीके से आपको प्रोपोगेट होता हुआ दिख जाएगा, मतलब स्लिंकी के अंदर डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट करता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। As we already know, sound propagates in the medium as the series of compression and refractions. Now, we can compare the propagation of disturbance in the slinky with the sound propagation in the medium. तो अब ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं। जिस तरीके से आप लोग स्लिंकी देख रहे हो उसी तरीके से साउंड भी प्रोपोगेट करता है रियल लाइफ में। तो बस यही इस टॉपिक से, मतलब इस सब टॉपिक से इन्हें कहना था। द वेव्स आर कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ये रह गया है। तो इन वेव्स को हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इन दिस वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो देखो जिस तरफ अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा बिकॉज कुछ हद तक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दिस वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो जिस तरफ डिस्टर्बेंस जा रही है ना, तो उसी तरफ पार्टिकल मूव होगा। तो ये आप लोगों को दिख जाएगा। द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। तो एक्चुअली जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ पे भाग के नहीं जाएगा जहाँ पे साउंड है, वो सिर्फ अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है। तब ये ऑसिलेट अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा। ऑसिलेट मतलब क्या? ऑसिलेट मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, लेकिन ये वाइब्रेशन से थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हम ऑसिलेशंस कह सकते हैं। ये आप लोग अभी के लिए ध्यान में रख लो। वैसे आप लोगों को ऑसिलेशंस के बारे में बहुत सारा आगे है, 10th में है, जब आप बहुत डीपली वेव्स को जानोगे तो तब तो ऑसिलेशंस मतलब हद ही कर देता है, बहुत अच्छा है वो। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपोगेट्स, हेंस द साउंड वेव आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है वो बिल्कुल लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की तरह प्रोपोगेट करती है, इसलिए हम साउंड वेव्स को भी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो अब और एक, जैसे लॉन्जिट्यूडनल होती है ना, वैसे ही एक ट्रांसवर्स वेव भी होती है। अब ये ट्रांसफर वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है और वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। देखो, देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। In the transverse wave, the particles do not oscillate along the direction of wave propagation but oscillate up and down. तो देखो
कुछ इस तरीके की अगर कोई आपको वेव दिख जाए तो वो ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव आप कैसे डिटरमाइन करोगे? एक काम कर लो, यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट पकड़ लो और इस वेव को चलने दो। जब ये वेव चलेगी ना तो ये पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे ही करेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से जब ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा, लेकिन वो मूव नहीं होगा आगे पीछे। तो इस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि ये एक किस तरीके की वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। देयर मीन पोजिशन एज द वेव ट्रेवल्स, तो इनकी मीन पोजीशन जो है वो वैसे ही रहती है। दस अ ट्रांसवर्स वेव इज वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। तो इसमें वेव प्रोपोगेशन जिस तरफ है, डिस्टर्बेंस जिस तरफ जा रही है, उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल्स मूव करते हैं, यही बताया गया है। तो इसको आप ट्रांसवर्स वेव में पकड़ोगे। अब इस तरीके से कौन सी लाइट जाती है मैं बता देना चाहूँगा। लाइट जो है ना, लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, तो वो कुछ इस तरीके की होती है। बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन वी ड्रॉप अ पेबल इन हाँ, द वेव यू सी वाटर सरफेस इज एग्जाम्पल ऑफ। अब ट्रांसवर्स वेव का सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल मैं बता देना चाहूँगा। एक शांत सा पॉन्ड है, पॉन्ड। अब पॉन्ड मतलब क्या? पानी का एक छोटा सा रिजर्वायर समझ लो, या फिर एक छोटा सा लेक समझ लो। तो लेक में जब आप ऐसे पत्थर डालोगे ना, तो एक हल्का सा डिस्टर्बेंस तैयार होगा। ये डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, ये डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, ये डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, डिस्टर्बेंस आगे जाएगा। लेकिन एक मिनट के लिए हम ये वाला पार्टिकल ही पकड़ लेते हैं, चलो। हाँ, एक यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो वो आगे पीछे जाएगा क्या? मुझे बताओ। यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस का एक पार्टिकल है, तो पानी का जो वो पार्टिकल होगा ना, तो वो कहीं नहीं हिलेगा, वो बस ऊपर नीचे होगा, बस। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो आप ध्यान रख सकते हो। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बट फॉर लाइट द ऑसिलेशंस आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स और देयर प्रेशर और डेंसिटी। इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव। तो देखो, लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, मैंने जो अभी बताया आप लोगों को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, वो भी ट्रांसवर्स वेव ही होती है। यू विल कम टू नो अबाउट द ट्रांसवर्स वेव इन द हायर क्लासेस, जो मैंने अभी कहा। अभी आप लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप लोगों को ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब ये और एक सब टॉपिक जो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, वो एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हद तक बेसिक फॉर्म करती है आपके ओरिजिनल जो साउंड टॉपिक होगा, जो आप ओरिजिनल पढ़ोगे ना। ये बस कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए, जो साइंस में एक इंट्रोडक्शन है ये टॉपिक का, कि भाई साउंड किस तरीके से होता है। 9th के बच्चों को पढ़ा देते हैं, चलो। तो ये बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। और अब से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, आप थोड़ा थोड़ा सरफेस को ऐसे टच करने लगे हो, और एक टाइम आएगा जब आप लोगों को ये सब कुछ आ भी जाएगा, और इसके साथ कई सारे और डीप जो कंसेप्ट्स होते हैं वो भी आपको पढ़ाने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो अब आप सिंस 9th में हो, तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसी टाइम पे 14 मिनट्स हो चुके हैं। मैं एक ब्रेक लेके कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। अब आज का लेक्चर इतना ज़्यादा मैंने फ़नी नहीं रखा, या फिर इतना ज़्यादा मतलब जिस तरीके से हर बार होता है ना, तो कुछ उस तरीके से इतना ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रखा, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है। और ये थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाया जाए तो ठीक है। माना कि लर्निंग नहीं होती है, ऐसा कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे फ़नी वे में नहीं पढ़ाया तो आप लोगों को कंसेप्ट कैसे आ जाएगा। देखो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप फ़नी वे में पढ़ ही नहीं सकते। मैं बना सकता हूँ, अगर बनाना ही है तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं ना जिनको आपको सीरियसली ध्यान में रख के एक एक चीज़ ठीक ठीक से बतानी पड़ती है। तो कुछ इस तरीके का ये टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। यू आर वॉचिंग विन साइंस फिर से। एंड अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। वी कैन डिस्क्राइब द साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड पे मैं छोटा छोटा एक लाइन वाला सेंटेंस आप लोगों को बताना चाहूँगा।
वेव की फ्रीक्वेंसी, चलो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ एक सेकेंड में या फिर किसी भी गिवन टाइम में वेव कितनी बार ऑसिलेट करती है या फिर कितनी बार ऊपर नीचे होती है, तो उसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। आप कितने फ्रीक्वेंट हो आपके काम में, या फिर हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू विजिट अ मॉल फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें आप फ्रीक्वेंटली टाइम के रिलेशन में कह देते हो कि भाई मैं साल में एक बार, साल में 2 बार, साल में 4 बार, साल में 300 बार कुछ लोग। तो इस तरीके से आप कितने फ्रीक्वेंट हो वो टाइम के रिस्पेक्टिव में है। उसी तरीके से किसी भी गिवन टाइम में कितनी सारी वेव्स पास हो रही है, इससे आप फ्रीक्वेंसी वेव की बता सकते हो। अब एम्पलीट्यूड मतलब क्या? एम्पलीट्यूड मतलब वेव में कितनी ज़्यादा ताकत है, वेव कितनी ज़्यादा ताकतवर है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। या फिर कितना ज़्यादा वेव के अंदर, मतलब क्या वेव एसी है, क्या वेव एसी है, क्या वेव एसी 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 है, क्या या फिर क्या वेव इस तरीके की है। तो ये हो जाती है उसकी एम्पलीट्यूड। और स्पीड जो है, हर वेव का अलग अलग स्पीड होता है। अब स्टार्टिंग से ही हम फिजिक्स के टर्म्स में पकड़ के चलते हैं कि स्टार्टिंग से वेव का जो स्पीड होगा वो सेम होगा। रियल लाइफ में शायद नहीं होता, लेकिन चलो हम फिजिक्स में, अब आपकी फिजिक्स में मान के चलते हैं कि वेव का स्पीड कांस्टेंट रहता है। द साउंड वेव इन ग्राफिकल फॉर्म्स इज शोन इन फिगर 12.8 सी। तो वो मैं फिगर आप लोगों के लिए ड्रॉ, आगे होगी 100% होगी। हाँ देखो, तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करते हो रियल लाइफ में। देखो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ बता देना चाहूँगा। देखो ये आपकी एक्सिस हो गई, ये पूरी की पूरी वेव हो गई। अब इस वेव में देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक कंप्लीट वेव है, राइट। और ये कंप्लीट वेव को एक लैम्बडा की मदद से डिटरमाइन करते हैं। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि लैम्बडा क्या है क्या है। पहले आप ये जान लो, अगर आप कभी वैली में गए होंगे, शिमला में, महाबलेश्वर में, जहाँ पर भी आप रहते हो, अगर उड़ीसा से हो तो शायद आपके ईस्टर्न घाट्स में गए होंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक चोटी होती है, यहाँ पे एक चोटी होती है, और बीच में से झरना या फिर बीच में से वाटर का नदी वगैरह बहता है। तो आप इन दोनों टॉप पोजीशंस को क्या कहते हो? क्रेस्ट। और यहाँ पे इस पोजीशन को क्या कहते हो आप लोग? ट्रो। और वेव में भी देखो कुछ सिमिलर चीज़ें हैं। यहाँ टॉप है और यहाँ पे नीचे है, तो नीचे वाले पार्ट को आप ट्रो कहते हो और ऊपर वाले को आप कहते हो क्रेस्ट। अब ये ट्रू ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रो या फिर ट्रोफ, आप ट्रोफ कह लो। तो ये ट्रोफ हो जाता है और ये हो जाता है उसकी क्रेस्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट, ट्रोफ मतलब नीचे वाला पार्ट। तो चीज़ें कुछ इस तरीके से है। अब जिस तरीके से साउंड प्रोपोगेट करता है मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा, वो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। देखो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है हवा की, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। सिमिलरली देखो कुछ इस तरीके से प्रेशर वेरिएशंस का ग्राफ है, और कुछ सिमिलरली जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्रेस्ट, और जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ट्रोफ। कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। तो अब हम वही पढ़ेंगे, और ये वेव पढ़ने के बाद शायद मैं लेक्चर रोक लूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया होगा तब तक। तो लेट स्टार्ट। हाउ डेंसिटी, अभी हमने डेंसिटी और प्रेशर ने किस तरीके से वेव को चेंज किया वो अभी जाना मैं आपको मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे डायग्राम्स दिए गए हैं ताकि आप लोगों को रिलेटिवली पता चल जाए। देखो यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी हाई है, और इन इलाकों में डेंसिटी कम है। तो हर साउंड वेव में कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है। अब 12.A और 12.B जो है उनमें डेंसिटी और प्रेशर की चीज़ें बताई गई। यहाँ पे प्रेशर का बताया गया है। तो स्पीकर से जब आप साउंड देखोगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो प्रेशर होगा रिस्पेक्टिवली, मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में। जिस तरीके से, हाँ, अब compressions आर द रीजन्स वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ कर्व,
जो है 12 में। अब आपको जो यहाँ पे बताया गया है वो वही मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया है शायद। द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम compression, thus the compressions are regions where density as well as pressure are high। अभी बताया आप लोगों को। द रिफ्रैक्शंस आर द rarefaction are the regions of low pressure, जहाँ पे डेंसिटी होगी लो और प्रेशर होगा लो। देखो वैली की तरह ही ऐसे नीचे होता है, उसको ट्रफ कहते हैं, ट्रफ। दैट इज लोअर पोर्शन ऑफ कर्व कॉल्ड एज क्रेस्ट एंड द वैली इज कॉल्ड एज ट्रफ ऑफ अ वेव। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। आपको चलो वेव तो पता चल गई किस तरीके से, अगर आपको कोई वेव बता दे। अब देखो एक चीज़ होती है कि वेव लेंथ, और ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है। ओके, आप लोगों को ये नाम सुनते ही आप लोगों को क्या समझ में आ जाएगा कि एक वेव की लेंथ कितनी है। अब वेव स्टार्ट कहाँ से करोगे वो भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो देखो आपको क्या करना है, एक आपके लिए मैं एक वेव ड्रॉ कर लूँ, फिर आपको बता देता हूँ। हाँ, आप वेव कहाँ से कहाँ तक काउंट करोगे, चलो यहाँ से यहाँ तक मान लो, या फिर अगर आप इससे थोड़ा पीछे हट जाओ तो यहाँ से, और इससे थोड़ा पीछे हट जाओ यहाँ से। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। तो वो एक वेव हो जाती है। अब आप लोगों के लिए दिमाग में ये सबसे ज़्यादा ईजी होगा, लेकिन जब आप साइंटिफिक टर्म्स में जब आप देखोगे, कई सारे बुक्स में देखोगे ना, तो इन्होंने यहाँ से एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक एक वेव बोल दिया है, और ये भी करेक्ट ही है। तो नॉर्मली आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक को एक लेंथ को हम कह देते हैं कि चलो यहाँ से यहाँ तक कुछ नैनोमीटर से। तो देखो ये वेवलेंथ की जो है ना, वेवलेंथ की एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी हो जाती है। देखो ये वेवलेंथ इतना ज़्यादा वेरी करता है ना कि कई सारी वेव्स ऐसी होंगी जो आप लोगों को दिखेगी, और कई सारी ऐसी वेव्स होंगी जो आप लोगों को दिखेगी भी नहीं रियल लाइफ में। और तो कुछ लोगों की वेवलेंथ कुछ किलोमीटर्स में होंगी, और कुछ की शायद ऐसी होंगी। तो इस तरीके से वेवलेंथ बहुत ज़्यादा वैरी करता है, और वेवलेंथ के वैरी करने पे ही कई सारी और आगे की चीज़ें आप लोगों को जाननी पड़ेगी। लेकिन आपको बस ये जानना है कि यहाँ से यहाँ तक को हम, मतलब एक वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ कह देते हैं, बेसिक डेफिनेशन सबसे, और उसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चीज़ है ना, दिस इज लैम्बडा, और ये ग्रीक लेटर है शायद, जो एक वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ से यहाँ तक वेव है, एक लैम्बडा, दूसरा लैम्बडा, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। अब सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यू हैव बिन वॉचिंग विन साइंस। और ये थोड़ा सा लेक्चर सीरियस था बिकॉज इसमें कई सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को पहली बार पढ़ाने थे। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि किसी भी गिवन टाइम में कितनी बार वेव चल चुकी है, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मतलब कितने पावर वाली वेव है, और स्पीड मतलब वेव का स्पीड क्या होगा। अब लाइट की वेव का स्पीड क्या होगा, लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो कुछ ये होती है लाइट की स्पीड। साउंड की स्पीड होती है अब वो आगे की चीज़ें हैं, मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा। तो वो देखने के लिए कम फॉर द पार्ट 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज वहाँ पे कई सारे आप लोगों को फैक्ट्स बताने हैं, कई सारे छोटे फार्मूलाज बताने हैं। फार्मूलाज तो मैं कहूँगा ही नहीं उनको, बस आप लोगों को कई सारे कंसेप्ट्स के ही थोड़े से न्यूमेरिकल फॉर्म्स को आपको बताना है। जिस तरीके से एक होता है कि ट्रायंगल का एक थियरम सीखना, पैरेलल लाइंस वाला थियरम सीखना, और दूसरा होता है कि उसका एक एप्लीकेशन देखना और खुद समझ जाना कि ये कुछ इस तरीके से है। उसी तरीके से मैं आप लोगों को डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा और उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ की तरह कुछ दूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसे होता है। तो आप कनेक्शंस ठीक से आपके दिमाग में भी बिठा पाओ साउंड टॉपिक के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, बिकॉज आगे जो कंसेप्ट है ये, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, और इसमें जब आप देखोगे तो वैसे मज़ेदार टॉपिक है ये। तो यू हैव बीन वॉचिंग इन साइंस, कम फॉर द पार्ट 3। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।